नमस्कार सभी को मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास देवदास का 7वां भाग लेकर मैं उपस्थित हूँ। दूसरे दिन पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर तक बातचीत हुई। पिता ने कहा, तुमने हमेशा मुझे तड़पाया है और जब तक रहूँगा तब तक तड़पाते रहोगे। तुम्हारे मुँह से ऐसी बात सुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं। देवदास चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। पिता ने कहा, मैं इस बात में दखल नहीं दूंगा। तुम और तुम्हारी माँ मिलकर जो इच्छा हो सो करो। देवदास की माँ ने ये बात सुनकर रोकर कहा, हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या ये भी बधा था। उसी दिन देवदास बोरिया बिस्तर बांधकर कलकत्ता चला गया। ये बात सुनकर पार्वती के गंभीर मुंह से और भी गंभीर हंसी छूटी और वह चुप रह गई। पिछली रात की बात कोई नहीं जानता, उसने भी किसी को नहीं बतलाई। तभी मनोरमा आकर उसे पकड़कर बोली, पारू, सुनती हूँ कि देवदास चला गया। हाँ, तो तुम्हारा क्या उपाय किया? उपाय की बात वह स्वयं नहीं जानती थी, दूसरों को क्या बतलाती। आज कई दिनों से हर घड़ी यही सोचती रही, परंतु किसी तरह भी ये तय नहीं कर सकी कि उसे कितनी आशा है और कितनी निराशा। एक बात यह है कि मनुष्य दुख के समय में जब आशा और निराशा का पारावार नहीं देख पाता, तब उसका दुर्बल मन अत्यंत भयभीत होकर आशा के पास बंधा रह जाता है। जिससे उसका मंगल हो उसी की वह आशा करने लगता है। इच्छा या अनिच्छा के बजाय वह अत्यंत उत्सुक होकर तटस्थ भाव से देखना चाहती है। पार्वती की इस अवस्था में उसे अपनी इतनी आशा अवश्य हुई थी कि उसने विश्वास किया था कि कल रात की बात अवश्य ही विफल नहीं होगी। विफल होने पर उसकी क्या हालत होगी वह उसने सोचा भी नहीं था। इसी से वह सोचती कि देव भैया फिर आएंगे और मुझे पुकार कर कहेंगे, पारू, अपने जीते जी मैं तुम्हें दूसरे के हाथ में नहीं जाने दे सकता। किंतु 2 दिन बाद पार्वती ने इस तरह का पत्र पाया। पार्वती, आज 2 दिन से तुम्हारी ही बात सोच रहा हूँ। माता पिता किसी की भी इच्छा नहीं है कि हमारी शादी हो। तुम्हें सुखी करने के लिए उन्हें इतना बड़ा आघात पहुँचाना होगा जो मेरे लिए असाध्य है। इसके अलावा उसके विरुद्ध मैं ऐसा करूँगा ही कैसे? पता नहीं अब तुम्हें कब पत्र लिखूं। इसी से इस पत्र में सब कुछ खोल कर लिख रहा हूँ। तुम नीच घर की हो, बेटी बेचने खरीदने वाले घर की लड़की को माँ किसी भी तरह घर नहीं लाएंगी। पड़ोसी का ही घर है, इससे भी उनकी नज़र में ये क्षुद्रता है। बाबूजी की बात वह तो तुम जानती हो। उस रात की बात याद करके बहुत कष्ट होता है, क्योंकि तुम्हारी जैसी अभिमानी लड़की कितनी व्यथा के कारण ऐसा काम कर सकी यह मैं नहीं जानता। एक बात और तुम्हें मैंने बहुत प्यार किया हो, ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया। आज भी तुम्हारे लिए मैं कोई बहुत दुख का अनुभव नहीं करता। फिर भी मुझे इसका दुख है कि मेरी खातिर तुम्हें दुख भोगना पड़ा। मुझे भूल जाओ। मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। तुम सुखी हो। देवदास। जब तक देवदास ने पत्र को पोस्ट नहीं किया था तब तक एक बात सोचता रहा, किंतु पोस्ट करने के बाद ही दूसरी बात सोचने लगा। हाथ को भेजा करते ही वह चुपचाप उसी ओर देखता रहा। एक अप्रत्याशित भय धीरे धीरे उसके मन में पैदा होने लगा। उसने सोचा कि ये ढेला उसके माथे पर किस तरह लगेगा। बहुत जोर से लगेगा। वह बचेगी या नहीं। पोस्ट ऑफिस से लौटते समय हर कदम पर देवदास यही सोचता रहा कि उस रात उसके पैरों के ऊपर माथा रखकर वह किस तरह रो रही थी। क्या ये काम उचित हुआ? और इन सब के ऊपर देवदास यही सोचता रहा कि स्वयं पार्वती का जब कोई दोष नहीं तो माता पिता ने मना क्यों किया। उम्र बढ़ने के साथ साथ और कलकत्ते में रहकर वह इस बात को समझ सकता था कि दिखावटी कुल मर्यादा और ऊंच नीच के विचार पर जम करके बेकार ही किसी की हत्या कर देना उचित नहीं। यदि पार्वती जीवित रहना ना चाहे, यदि वह अपने भीतर की आग को नदी के पानी से शांत कर देने के लिए निकल पड़े, तो क्या विश्व पिता के चरणों में एक महापाप का दाग नहीं लग जाएगा? हॉस्टल से लौटकर देवदास अपने कमरे में सो गया। आजकल वह एक मेस में रहता है। मामा का घर बहुत दिनों से उसने छोड़ दिया था। वहाँ उसे किसी तरह की सुविधा नहीं थी। जिस कमरे में देवदास रहता था उसी के बगल में चुन्नी लाल नामक का एक नवयुवक आज 9 साल से रहता आ रहा था। बीए पास करने के लिए वह इतने दिनों से कलकत्ता में रहता आ रहा है। आज तक भी कामयाब नहीं हो सका, इसलिए अब भी उसे यहीं रहना पड़ रहा है। चुन्नी रोज ही शाम को घूमने निकल जाता था
और भोर होते होते वापस लौटता था। अब तक हॉस्टल में कोई नहीं आया था। नौकरानी चिराग जलाकर चली गई। देवदास दरवाज़ा बंद करके सो गया। इसके बाद एक एक करके सभी चले आए। भोजन के समय उसे बुलावा आया, किंतु वह उठा नहीं। चुन्नी लाल कभी भी रात को डेरे पर नहीं लौटते, आज भी नहीं आए। तब रात को 1 बज गया था। हॉस्टल में देवदास के अलावा और कोई नहीं जगा था। वापस आकर चुन्नी लाल ने देवदास के कमरे के सामने खड़े होकर देखा कि दरवाज़ा बंद है, किंतु चिराग जल रहा है। पुकार कर कहा, अरे देवदास, जाग रहे हो क्या? देवदास ने भीतर से ही जवाब दिया, हाँ, तुम अभी कैसे लेट आए? चुन्नी ने थोड़ा हंसकर कहा, हाँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, कहकर चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर कहा, देवदास, दरवाज़ा खोल सकते हो, क्यों नहीं? तंबाकू का कुछ इंतजाम है? कहकर देवदास ने दरवाज़ा खोल दिया। ठीक तंबाकू ठीक करते हुए चुन्नी लाल ने पूछा, देवदास, अब तक जागते कैसे रहे? रोज़ रोज़ क्या नींद आती है? नहीं आती। देवदास ने जैसे कुछ उपेक्षा करते हुए कहा, मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हारे जैसे भले लड़के कभी आधी रात का मुंह नहीं देखते होंगे। आज मुझे एक नई बात मालूम हुई। चुन्नी लाल ने तंबाकू पीते पीते कहा, देवदास, इस बार घर से लौटकर जब से आए हो तब से कुछ उदास दिखते हो। लगता है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा दुख पहुंचा हो। देवदास उदास हो गया, जवाब नहीं दिया। तबीयत ठीक नहीं है, क्यों? आखिर देवदास बिछौने पर उठ बैठा। अत्यंत व्यग्रता से उसके मुंह की ओर देखकर बोला, अच्छा चुन्नी लाल बाबू, तुम्हें क्या कोई दुख नहीं है? चुन्नी लाल हंस पड़े, कुछ नहीं। इस जीवन में क्या कभी तुम्हें दुख नहीं मिला? ऐसा क्यों कहते हो? सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, तो कभी सुन लेना। देवदास ने कहा, अच्छा चुन्नी, तुम सारी रात रहते कहाँ हो? चुन्नी लाल ने हंसकर कहा, ये क्या तुम नहीं जानते? जानता हूँ, किंतु ठीक ठीक नहीं। उत्साह से चुन्नी का मुंह उज्जवल हो उठा। इन सब आलोचनाओं में कुछ था नहीं, केवल आँख की लाज थी। वह भी हमेशा के माध्यम से कम हो गई थी। मजाक के तौर पर आंखें बंद कर बोला, देवदास, अच्छी तरह से जानने के लिए ठीक हमारे तरह होना पड़ेगा। कल मेरे साथ चलोगे? देवदास कुछ सोचने लगा, उसके बाद कहा, सुनता हूँ कि वहाँ बड़ा मज़ा मिलता है, मन में कोई कष्ट नहीं रह जाता, क्या सच है? 16 आने सच है, तो यदि हो सके तो मुझे भी लेते चलना, मैं चलूँगा। दूसरे दिन शाम होने से पहले ही चुन्नी लाल ने देवदास के कमरे में आकर देखा कि वह अपना माल आसबाब बांधने में व्यस्त है। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, अरे ये क्या, चलोगे नहीं? देवदास ने बिना ऊपर देखे ही कहा, हाँ चलूँगा। तो ये सब क्या कर रहे हो? जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चुन्नी लाल ने कुछ हंसते हुए सोचा कि जाने की तैयारियाँ कम नहीं हो रही हैं। कहा, अरे घर द्वार सभी लिए जाओगे क्या? तो किसके पास रखता जाऊँ? चुन्नी लाल समझ नहीं सका। बोला, मैं अपना साज सामान किसके पास रख जाता हूँ? सब कुछ तो हॉस्टल में ही पड़ा रहता है। देवदास ने जैसे हठात सचेत होकर नज़र उठाई। शर्मा कर कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूँ। अजी यह क्या, आओगे कब? देवदास ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब नहीं आऊँगा। मारे आश्चर्य के चुन्नी लाल उसका मुंह देखता रह गया। देवदास कहने लगा, ये रुपए लो, मेरा जो कुछ बाकी हो इसका हिसाब कर देना। अगर बच जाए तो हॉस्टल के नौकर दाई को दे देना। मैं फिर कभी कलकत्ता वापस नहीं लौटूंगा। मन ही मन कहा, कलकत्ता आने से मेरी बड़ी हानि हुई। अब जवानी के कुहासे से घिरे हुए अंधकार को भेद कर ये बात उसकी आंखों के सामने आ गई कि उस दुर्दांत अविनय के शौर्य भरे अयाचित और पद दलित रत्न की तुलना में आज समस्त कलकत्ता तुच्छ है, सस्ता है। चुन्नी लाल के मुंह की ओर देख कर बोला, चुन्नी, शिक्षा, बुद्धि ज्ञान, उन्नति जो कुछ है सब सुख के लिए है। जिस किसी तरफ भी क्यों न देखें, परंतु अपनी सुख बुद्धि के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। चुन्नी लाल ने बात करते हुए कहा, तो क्या तुम और पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई के कारण मेरी बहुत बड़ी हानि हो चुकी है। अगर मैं पहले जानता कि इतना सब करने के बदले महल इतनी सी पढ़ाई लिखाई ही हो सकेगी तो आजीवन मैं कलकत्ता का मुंह नहीं देखता। तुम्हें आज क्या हो गया है? देवदास सोचने लगा। कुछ देर बाद बोला, फिर कभी भेंट हुई तो सब बातें बताऊंगा। तब रात के करीब 9 बज रहे थे। हॉस्टल में रहने वाले और चुन्नी लाल ने
अत्यंत आश्चर्य के साथ देखा कि देवदास अपना सारा साज सामान गाड़ी पर लाद कर हमेशा के लिए हॉस्टल छोड़कर चला गया। उसके चले जाने पर चुन्नीलाल चिढ़कर सबसे कहता, फिराकी बगुला भगतों की था पाना मुश्किल है। तो ये था आज का 7वां भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।